हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ फॉर पांडे जीरो के यूट्यूब चैनल में। आज के स्टूडियो में दोस्तों हम लोग जो है लेखपाल का जो है प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट क्या है? प्रीवियस ईयर जो है पेपर है। आप देख रहे होंगे कि 8/11/2015 मॉर्निंग में जो परीक्षा हुई थी चकबंदी लेखपाल की 2015 में, इसका जो हम लोग कंप्लीट जो है पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। इस पेपर से क्या होगा, आपको एक अनुमान लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन लेखपाल में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप जो है अच्छे से सभी क्वेश्चनों को देख करके जो जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है उस टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद जो है हम लोग जो है प्रीवियस ईयर करने के बाद प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जीएस जीके का और हिंदी का बेस्ट कंटेंट अपने चैनल में है। आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक करना, बहुत ही अच्छा कंटेंट है। ठीक है, तो वहाँ से आप अच्छी तैयारी आप कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो है हम लोग हिंदी को डिस्कस करेंगे। हिंदी में जो पहला क्वेश्चन है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो बच्चे जो है बस से पाठशाला जाते हैं, इसमें है करण कारक। करण जो है कारक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो विभक्ति एक तरफ है, एक तरफ कारक है, एक तरफ चिन्ह दिए गए हैं। इनको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिससे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो कर्ता जहाँ पे ने आपको मिले तो वहाँ पे कर्ता कारक होता है। को कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में। जैसे आपसे कहा जाए पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते से, तो यहाँ पे अलग हो रहा ना पेड़ से पत्ता, तो वहाँ पे अपादान कारक होगा। ठीक है, लेकिन कहा जाए कि जो है संबंध जहाँ प्रकट हो तो वहाँ पे इसे, ये साइकिल राम की है तो ये साइकिल राम की है। ठीक है, तो यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है कि जो साइकिल है इसका संबंध किससे है? राम से। तो वहाँ पे जैसे संबंध का, की, के, रा, री, रे, इसका संबंध प्रकट करे तो संबंध कारक होता है। अधिकरण में पे पर, जैसे कि जब पुस्तक मेज पर रखी है ना, तो वहाँ पे अधिकरण हो जाएगा। संबोधन आप समझ रहे होंगे, हे, अरे, ओ, ये सभी संबोधन होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो वाचस्पति। वाचस्पति किस समास का जो है समस्त पद है? तो वाचस्पति है, सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, अलुक तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाचस्पति अलुक तत्पुरुष है। इस समास में पूर्व पद की जो विभक्ति का लोप नहीं होता है, जैसे कि युधिष्ठिर, आत्मनेपदम, अंतेवासी, परस्मय पदम। जिस शब्द के पूर्व पद में निषेधार्थक आ या फिर अन शब्द का प्रयोग होता है उसे नज तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे अनस्वः, आगति, अगति, अनागतः, अनुचितः, ये सभी हो जाएगा। अगला है संबंध तत्पुरुष, जैसे राजपुरुषः, विद्यालयः, देवपूजा, रामानुज आदि। अगला है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास की बात करें तो जहाँ अन्य पद का जो अर्थ प्रधान हो, बहुब्रीहि समास होता है। जैसे पीताम्बर, लंबोदर, चंद्रमौली, चक्रपाणि। पीताम्बर का अगर हम लोग देखें तो पीत है अंबर अर्थात लंबोदर लंब है, उदर अर्थात गणेश भगवान। ठीक है, ये सभी होते हैं। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो ये हो जाएगा कारणवाचक। इसमें कारण बताया जा रहा है कि अगर वो जो है अंधा ना होता, मतलब तो वो कोई भी काम कर लेता ना। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है में कारणवाचक अव्यय है। संकेतवाचक में दो प्रकार के वाक्य होते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे यदि राम जाएगा तो राधा आएगी। अगला है जो अव्यय संज्ञा के पीछे आकर उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द से बनाता है, संबंध बोधक कहलाता है। जैसे
अब तक, भर, बिना, बाद, द्वारा, लिए, अतिरिक्त, बजाय आदि। परिमाण वाचक में मापतौल की वस्तुओं का प्रयोग होता है, जैसे बहुत, बहुतेरा, कुछ, सब, सारा, समूचा, थोड़ा, अधिक आदि। अगला है समुद्र। 4 तथा 5 निम्नलिखित शब्दों में पर्यायवाची शब्द चुनना है। यानी चौथा प्रश्न में प्रश्नवाची बताना है, प्रश्नवाची बोल रहे हैं, पर्यायवाची बताना है। तो समुद्र का जो पर्यायवाची हो जाएगा अरडव। समुद्र का पर्यायवाची अरडव, कंपत्ति, नदीस, वारिस, नीरनिधि, परावार, रत्नाकार है, रत्नाकर, अवधि, उदधि, उदधि, सिंधु। ये सभी जो है समुद्र के पर्यायवाची हैं। तुंग का जो है पर्यायवाची ऊंचा, उन्नत, गगन, चुंबी, उच्च, लंबा आदि। अगला है दोस्त यहाँ पे सौदामिनी का पर्यायवाची बताना है। तो सौदामिनी का जो पर्यायवाची है ये ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युत। सौदामिनी का जो पर्यायवाची है बिजली है, विद्युत है, तड़ित है, चंचला है, चपला है, दामिनी है, कौंधा है, कौंधा नहीं, कौधा। अगला है गंगोत्री का पर्यायवाची अगर पूछा जाए तो गंगा, भागीरथी, जाह्नवी, त्रिपथगा, सुरसरी, देवनदी, देवपगा। व्यापारिक अगर पूछा जाए पर्यायवाची तो व्यवसायी, सौदागर, आपड़ी आदि हैं सभी। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन। संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? तो ये हो जाएगा उद्भावना। संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? तो सद्भावना हो जाएगा, उद्भावना हो जाएगा। ये अनुचित है, बाकी सभी उचित है। संरचना शब्द का जो पर्यायवाची शब्द या ढांचा, बनावट, निर्माण, भवन, आकार, संघटना, रचना, विन्यास, विरचित आदि हैं। अगला है 7 नंबर है रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो रौद्र का हो जाएगा क्रोध। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रौद्र रस का जो स्थायी भाव क्रोध, अन्य रस की जो है स्थायी भाव इस प्रकार जैसे भयानक रस का स्थायी भाव भय, वीर का स्थायी भाव उत्साह, अद्भुत का स्थायी भाव विस्मय। अगला है किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? तो अंतिम शब्द और जो है प्रथम जो है शब्द एक सा होता है, ये होता है कुंडलियाँ। कुंडलियाँ छंद का जो है प्रथम व अंतिम जो है शब्द एक सा होता है। इसमें कुल जो है 6 चरण होते हैं, जिसमें 2 चरण दोहा के और शेष 4 चरण रोला के होते हैं। रोला छंद के 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11-13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। दोहा छंद अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रथम तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, प्रथम और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा छंद में सोरठा जो है छंद दोहे का उल्टा होता है। इसके जो है प्रथम और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अगला है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। सच्छास्त्र का जो उचित निम्न में से कौन सा है? उचित निम्न में से कौन सा है? सच्छास्त्र। ये हो जाएगा शतधन शास्त्र। शतधन शास्त्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सच्छास्त्र का जो संधि विच्छेद करेंगे तो शतधन शास्त्र होता है। यह व्यंजन संधि है। नियमानुसार जब ता या दा के बाद जो है सा आए तो ता दा का चा तथा सा का छा हो जाता है। कौटिल्य का विलोम शब्द बताना है। तो कौटिल्य का जो विलोम हो जाता है आर्जव हो जाएगा।
आर्जव इसका हो जाएगा विलोम। कौटिल्य का विलोम आर्जव होता है। आर्तव का जो विलोम अनार्तव हो जाएगा। मृदु का विलोम हो जाएगा कठोर। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ये हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। अब पढ़कर क्या होगा, ये एक जो है पूर्वकालिक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया। अब पढ़कर क्या होगा पूर्वकालिक क्रिया है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है। जब दो क्रिया साथ साथ चले तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़ने लगा, वह रोने लगा। जहाँ क्रिया दो कर्म के साथ प्रस्तुत हो द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे राधा ने रीता को गणित पढ़ाया। जब कर्ता स्वयं कार्य ना करे, किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे कराना, करवाना, लिखवाना, कटवाना, दिलवाना। किस वर्ण का जो उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ये हो जाएगा आय। ए आई का जो उच्चारण स्थान कंठ तालु है, जबकि ओ औ का जो उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ तथा हा का जो उच्चारण स्थान कंठ तथा छ का उच्चारण स्थान तालव्य है। शुद्ध वाक्य का चयन करें। इसमें से शुद्ध वाक्य बताना है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे। इसका जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, यही जो है शुद्ध है, बाकी ये सभी जो है अशुद्ध है। अगला है जुगुप्सा। जुगुप्सा किस राशि का स्थायी भाव है? ये हो जाएगा विभत्स। जुगुप्सा ये विभत्स रस का स्थायी भाव है। जुगुप्सा विभत्स रस का जो स्थायी भाव है। अद्भुत रस का स्थायी भाव हो जाएगा विस्मय। भयानक रस का हो जाएगा भय। रौद्र रस का हो जाएगा क्रोध। अगला है निधन कलंक का सही शब्द कौन सा है? तो ये हो जाएगा निष्कलंक। निष्कलंक इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन डी हो जाएगा। निधन कलंक का संधि हो जाएगा निष्कलंक। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यह विसर्ग संधि है। यदि विसर्ग के पहले ई या उ हो और विसर्ग के बाद का, खा या पा, फा हो तो इनके पहले विसर्ग के मतलब बदले सा हो जाता है करकोटा वाला। निधन कपट ये हो जाएगा निष्कपट। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द बताना है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला ये हो जाएगा अनुयागत। अनुयागत। अनुयागत इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पवन का संधि विच्छेद कौन सा है? तो पवन का जो संधि विच्छेद है पोधन अन। पोधन अन होता है पवन का संधि विच्छेद। निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है? संकर शब्द हो जाएगा चुगलखोर। चुगलखोर जो है संकर शब्द है। दो भिन्न भाषाओं के मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे थानेदार, लाज शर्म, मोटर गाड़ी, रेल गाड़ी, टिकट घर। नारिकेल तत्सम शब्द है। आतिशबाजी विदेशी शब्द है और लफंगा ये देश शब्द है। अवनिका विलोम शब्द है। तो अवनिका जो है विलोम शब्द है, ये हो जाए अंबर। अवनिका विलोम शब्द बताना है, ये अंबर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? ये हो जाएगा हा। हा जो है संघर्षी व्यंजन है। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु
मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़ खाकर निकले और ऊष्मस गर्मी पैदा करी, उसे ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। सा, ये जो है तालव्य है, वर का उच्चारण स्थान तालु है। वा मूर्धन्य है, मूर्धा। सा वर्त है, दंत मुख मसूड़ा। हा स्वर यंत्रीय वर्ग का है, स्वर यंत्र कंठ के भीतर स्थित। शुद्ध वाक्य का चयन करें, तो यहाँ पे आप शुद्ध वाक्य आप देख सकते हो, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, यही शुद्ध है, बाकी सभी जो है अशुद्ध हैं। अगला है दोस्तों 22 नंबर है, शुद्ध वाक्य का चयन करिए। इसमें भी शुद्ध वाक्य बताना है, तो इसमें जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा, साहब ने कहा है कि किसी को अंदर न आने दिया जाए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, यहाँ पे आप शुद्ध और देख सकते हो, मध्यकाल में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है, वे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा, ये सभी शुद्ध हैं। अब यहाँ पे 23 से 25 तक जो है यहाँ पे बताना है सही क्रम में, ठीक है, क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो 23 नंबर क्वेश्चन है, मजदूरों पहला दिया गया है, इसके आगे जो है इनको जो है सीक्वेंस में लगाना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। मजदूरों की बस्तियों में व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि की सुविधाओं और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के बिगड़ने की संभावना बनी रहती है, ठीक है। तो इस तरह से जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यानी जो है इसमें क्या होता है, सबसे पहले वाला जो है दे दिया जाता है 1 नंबर, उसके बाद जो है इनको सीक्वेंस में रख करके लास्ट में ये वाला लिखना होता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, अगर सही से सेट करोगे तो सही जो है शब्द क्या जो है, हाँ शब्द बन जाएगा, ठीक है। अगला बताना है, अपने सुधी पाठकों के लिए हम आज से चंद्रकांता उपन्यास पर अविकल रूप प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि इसकी ऐतिहासिक गरिमा अक्षुण्ण रहे और नई पीढ़ी तक यह अपने मूल स्वरूप में जाए, किसी फिल्मी अनुवाद का परिवर्तित होकर नहीं। अतएव हमने इसको उसी रूप में रहने दिया है जैसा यह था। तो इस तरह से ऑप्शन ये भी सी हो जाएगा, रा या वा ला सही जो है क्रम में है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो। नेक्स्ट है, पहला दिया गया है, दूरदर्शन पर प्रदर्शित दो धारावाहिक पहले रामायण और अब महाभारत इतने लोकप्रिय रहे हैं कि लोग इनकी पहले से प्रतीक्षा करते रहते हैं और इन्हें देखने के लिए अपने सारे काम काज छोड़ देते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, वा रा या ला। अब 26 से 30 तक जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर संबद्ध वैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो ये दिया गया है अवतरण, इसमें आप जो है क्वेश्चन आंसर बताना है, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा रोक करके और यहाँ पे आपको आंसर देना है। आज का जो मानव है अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। ऊपर आप देखोगे गद्यांश में तो आपको मिल जाएगा। हमारी विज्ञान धृत शिक्षा की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है,
ये हो जाएगा जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से पहले मतलब कैसे जो है रोक सकता है। ये हो जाएगा नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। वो दोस्तों बहुत ही सरल होता है, आपको जो है गद्यांश में आपको इजीली मिल जाते हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो वहाँ प्रश्न उत्तर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, अगला है आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि साहित्य धर्म कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। अगला है 30 नंबर क्वेश्चन है, अणु विस्फोटक को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये साहित्य से है, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित हैं। तो माटी की जो मूर्तें हैं ये है दोस्तों ऑप्शन सी रेखा चित्र है। माटी की मूर्तें ये रेखा चित्र है। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें रेखा चित्र विधा है। इनकी अन्य रचनाओं में जैसे निबंध की बात करें तो गेहूं और गुलाब, और संस्मरण ये जो है जंजीर और दीवारें हैं, और यात्रा वृत्तांत में पैरों में पंख बांधकर, ये यात्रा वृत्तांत है किसके, राम वृक्ष बेनीपुरी के। और उड़ते चलो उड़ते चलो। अगला नाटक की बात करें तो सीता की माँ, अम्बपाली, ये सभी जो है नाटक है। अगला है क्वेश्चन 32, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी मगही हो जाएगा। मगही पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। पूर्वी हिंदी की बात करें तो इसके अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। और बिहारी हिंदी की बात करें तो इसमें मैथिली, मगही, भोजपुरी आती हैं। राजस्थानी में मेवाती, मानवी, मारवाड़ी, जयपुरी आ जाता है। और पश्चिमी हिंदी की अगर बात करें तो ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेली आ जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए। बांग्ला भाषा में अनुदित नाटक विद्या सुंदर है। चंद्रावली भारतेंदु हरिश्चंद्र की मौलिक नाटक है। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। जबकि सन 1883 में कालचक्र के प्रकाशन पर भारतेंदु ने लिखा हिंदी नई चाल में ढली। अगला है मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदावली दी है। तो मुगल बादशाह शाहजहां ने जो महाकवि राय की जो उपाधि दी है ये दिया है ऑप्शन डी सुंदर। मुगल बादशाह शाहजहां ने कवि सुंदर दास को महाकवि राय की उपाधि दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान में उचित शब्द भरें। व्यंग लेखक सामाजिक खालिस्तान पर तीखा प्रहार करता है। सामाजिक विद्रूपता पर जो है तीखा प्रहार करता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के जो कवि हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कबीरदास। कबीरदास जो है ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। तुलसीदास ये राम भक्ति शाखा के हैं। रहीमदास ये कृष्ण भक्ति शाखा के हैं।
जयसी सूफी प्रेमाख्यान शाखा के कवि हैं। सूफी को याद रखना, सूफी जो प्रेमाख्यान है ये जयसी हैं। अगला है जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भट्ट केदार। जयचंद्र प्रकाश नाटक जो है नामक काव्य महाकाव्य जो है के लेखक हैं भट्ट केदार। जयचंद्र प्रकाश काव्य के रचनाकार भट्ट केदार हैं। चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो है। ये आदिकाल 650 से लेकर 1350 ईस्वी के प्रसिद्ध कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त का जो संबंध आधुनिक काल के किस युग से है, तो ये जो युग है ये द्विवेदी युग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त का जो संबंध आधुनिक काल के द्विवेदी युग से है। द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी है। छायावादी युग के लेखक जयशंकर प्रसाद निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। छायावादोत्तर युग के कवि बालकृष्ण शर्मा, नवीन माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती शरण वर्मा आदि हैं। नोट पॉइंट में देखेंगे तो आयोग ने सी जो है छायावादी युग को उत्तर माना है। अगला है ठिठुरता हुआ गणतंत्र। ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह के व्यंग्यकार हैं, तो ये हो जाएगा हरिशंकर परशाई। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठिठुरता हुआ गणतंत्र के व्यंग्य के संग्रह के व्यंग्यकार हैं हरिशंकर परशाई। ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार हरिशंकर परशाई हैं। अन्य रचना निठल्ले की डायरी, भोला राम का जीव, मुंडन, ये सभी हैं अन्य रचना में। और अगला धर्मवीर भारती की बात करें तो इनकी जो रचना है गुनाहों का देवता बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्मवीर भारती की है। सूरज का सातवां घोड़ा, ये भी धर्मवीर भारती की है। अंधा युग, ये बहुत पूछी जाने वाली है, धर्मवीर भारती की रचना। मैथिली शरण गुप्त की बात करें तो इनकी जो रचना है भारत भारती इंपॉर्टेंट है। रंग में भंग, ये जो है मैथिली शरण गुप्त के हैं। और पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की है। झंकार, साकेत इंपॉर्टेंट है, ये सभी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं को उनके साहित्य की विधा के साथ सुमेलित करके सही उत्तर चिन्हित करें। तो ये हो जाएगा निर्मला। निर्मला क्या है, ये उपन्यास है दोस्त, ठीक है। और चिता के फूल ये क्या है, तो ये चिता के फूल एक निबंध है। वरदान ये एक कहानी है, ऑप्शन 2 इसमें मतलब 2 हो जाएगा, वरदान कहानी है। और भारत दुर्दशा ये हो जाएगा नाटक है। भारत दुर्दशा क्या है, नाटक है। तो ये इस तरह से ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। 4 3 2 1। यहाँ पे आप सामने देख सकते हो निर्मला उपन्यास है, किसके है, तो ये प्रेमचंद्र का है। चिता के फूल ये निबंध है, रामवृक्ष बेनीपुरी का है। वरदान ये कहानी है, प्रेमचंद्र की है। और भारत दुर्दशा ये जो है नाटक है, भारत तेंदु। अब दोस्तों हम लोग जो है भाग फर्स्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें गणित को हम लोग जो कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं 41 नंबर क्वेश्चन से। यदि एक दीर्घ चाप पर अंकित कोण की जो है माप x हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 0 अंश जो है ग्रेटर देन x, लेस देन ग्रेटर देन जो है 90 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन है। किसी 2 अंक की संख्या और उसके अंकों को उलट कर लिखने पर बनी संख्या योगफल जो सदैव विभाजित होगा। तो दोस्तों जैसे अब यहाँ पे 43 है, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग जो है उल्टा करेंगे, यानी 3 4 कर देंगे 34, ठीक है। तो इनका जो योग करेंगे तो 4 3 7 और 4 3 7, तो ये 77 आया, तो किससे कटेगी, 11 से कटेगी, ठीक है। तो योगफल बोल रहा है कि सदैव विभाजित होगा, सदैव मतलब हरदम जो है तो 11 से विभाजित होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
अब कोई भी संख्या ले लो, मान लिया यहाँ पे 60 लिया, ठीक है। अब यहाँ इसको उल्टोगे तो 0 6 हो जाएगा, तो ये 6 ये 6, ये भी जो है किससे विभाजित होगा, 11 से। यानी जो है कोई दो अंक की संख्या लोगे और उसको उलट के फिर नीचे लिख कर योग करोगे तो जो मतलब आएगा वो 11 से विभाजित होगा, ठीक है, योगफल। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। दो संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने में भागफल क्रमशः 2, 3, 5 है। यदि अंतिम भाजक 45 है तो छोटी संख्या क्या होगी। तो जब भी जो है छोटी संख्या इसमें कौन सी है, 2 है, ठीक है। तो जो छोटी संख्या पूछ रहा है तो जो बच रहा है 3 और 5 बच रहा है, बस इसको गुणा करा देना है, 45 गुणे 5 गुणे 3, इससे गुणा करा देना है, आंसर आ जाएगा 675, ठीक है। तो आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। x की 10 की पावर 12 है, -1 को 111 से भाग दें तो भागफल क्या होगा। तो यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं 10 की घात 12 को अगर लिखोगे, 10 की घात 12 में अगर लिखोगे तो कितने जीरो आएंगे, 12 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 10 की घात 12 ये हमने लिख दिया। अब -1 है तो -1 जब इसमें से घटाओगे तो ये 10 से 1 गएगा, 9 बचेगा। यानी जो है यहाँ पे कितने लोग टोटल, अगर 12 तो जो है जीरो है, इसको 1 को मिलाकर 13 लोग हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे 1 घटाओगे तो 9 कितने हो जाएंगे, 12 ठोरा हो जाएंगे, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जब इससे 1 घटाओगे तो इतना आंसर आएगा, ठीक है। 12 ठोरा 9 हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या है, बोला 111 से भाग देने पर, तो यहाँ पे ऐसे बनो ऐसे बनो, 111 से भाग दो। जब 111 से भाग देंगे दोस्त तो सबसे पहले तो 9 बार जाएगा, कितने बार जाएगा, 9 बार, ठीक है। 9 बार जाएगा तो ये कट जाएगा, 9 9 ये कट जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 तीनों कट जाएंगे। अब अगली बार 9 उतारेंगे यहाँ पे, तो जब इसका पाड़ा पड़ेंगे तो नहीं जाएगा, 0 बार ले जाएंगे। फिर यहाँ पे अगली संख्या उतारेंगे, ये वाला 9, ये वाला 9, ठीक है। फिर नहीं जाएगा तो ये वाला 9 उतारेंगे, फिर 0 लगाएंगे। अब ये 9 बार जाएगा, ठीक है। अब ये जब 9 बार जाएगा तो फिर यहाँ से ये कट जाएगा पूरा पूरा। फिर अगली संख्या जो है कौन उतारेंगे, ये वाला 9 उतारेंगे, ठीक। फिर नहीं जा रहा, फिर 0 बार ले जाएंगे। फिर अगली संख्या ये वाला उतारेंगे 9, फिर नहीं जा रहा, फिर 0 लगाएंगे, फिर ये वाला 9 उतारेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रही होगी। फिर उसके बाद 9 बार ले जाएंगे, ये कट जाएगा पूरा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 9 फिर उतारेंगे, ठीक है। अब फिर नहीं जा रहा, फिर 0 लगाएंगे, फिर एक 9 उतारेंगे, फिर 0 लगाएंगे, फिर एक 9 उतारेंगे, फिर 9 बार ले जाएंगे, तो ये दोस्त ये कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 आ जाएगा, 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग भाग को अच्छे से तैयार करना, ठीक है। अगला है 45 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे बोला जा रहा है, ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है। एक मिनट दोस्त। यदि ए और बी कोई कार्य 20 दिन में करते हैं, तो ए है, यहाँ पे देखना, ए है और बी है, दोनों लोग मिल करके कोई काम को 20 दिन में करते हैं, ठीक है। ए ने अकेले, ये क्या हो गया, टोटल कार्य हो गया, ये दोनों लोग मिलकर 20 दिन में करते थे तो टोटल कार्य हो गया, कुल काम, ठीक है, कुल काम हो गया। अब बोला ए ने अकेले 10 दिन काम किया, ए ने अकेले 10 दिन काम किया, तो ए का टोटल कार्य हो गया। तथा शेष कार्य जो है बी 25 दिन में पूरा किया, तो जो बी है ये 25 दिन में करता है, ये बी का टोटल कार्य हो गया। ये दोनों को जोड़ दे तो ये ए और बी दोनों का टोटल कार्य हो गया, और ये भी तो दोनों का टोटल कार्य था ना, दोनों बातें क्या हो गई, बराबर हो गई, है ना। अब समझ में आ गया होगा बात। अब 20 से अंदर गुणा करेंगे तो 20 ए हो जाएगा प्लस 20 बी हो जाएगा,
और यहाँ पे 10A हो जाएगा प्लस यहाँ 25B हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब ये 10 को इधर ले आएंगे तो 20A से 10A जाएगा तो 10A बचेगा। अब ये 20B है, उधर जाएगा तो माइनस में घट जाएगा। 25B से 20B जाएगा तो 5B बचेगा। यहाँ से रेशियो ले लेंगे तो A इधर B आएगा तो A/B 5/10 हो जाएगा। 5 1 के 5, 5 दूनी 10, यानी A की क्षमता 1, B की क्षमता 2 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे A की क्षमता 1 और B की क्षमता 2 आ गई। अब क्या बोल रहा है, B अकेले पूरा कार्य कितने, तो कार्य टोटल कार्य कितना था यहाँ पे, ये आप देख रहे होंगे A प्लस B गुणे 20 था ना, ये टोटल कार्य था ना, बस इसी में मान धर देना है। तो A की वैल्यू कितनी निकली 1 और B की वैल्यू कितनी निकली 2 और गुणे 20, 2 1 3 और 3 दूनी 6, यानी टोटल कार्य कितना हो गया 60। अब 60 हो गया, लेकिन कराना कैसे है, B अकेले, B की क्षमता कितनी है, B की क्षमता 2 है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 से 2 की स्पीड से काम करेगा, 2 ताही 6, 30 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 30 दिन लगेंगे। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। सबसे पहले हम लोगों ने कहा A प्लस B गुणे 20 कर दिया, टोटल कार्य हो गया। यहाँ भी एक 10 दिन कर रहा था और 25 दिन भी कर रहा था, यहाँ पे दोनों को जोड़ दे, टोटल कार्य हो गया, बराबर कर दी। यहाँ से A की क्षमता 1 निकल आई और B की क्षमता 2 निकल आई। अब यहाँ पे हम लोग टोटल कार्य यहाँ पे माने थे A प्लस B इंटू 20 टोटल कार्य था, यहाँ पे मान धर दी, A का मान 1, B का मान 2, गुणा कराएं तो टोटल निकल आया 60 काम करना था। लेकिन 60 कार्य नहीं पूछ रहा था, पूछ रहा था B अकेले कार्य के, B की क्षमता 2 थी तो 2 से भाग कर दिया, 30 दिन लगेगा दोस्त। तो उम्मीद करते अब आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। अच्छा सवाल है, आप इसको जो है स्क्रीनशॉट यहाँ भी ले करके आप अच्छे से इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इतना इम्पोर्टेंट, इतना सरल क्वेश्चन है। आप बस इसको एक बार अच्छे से अगर समझ गए तो ये सवाल आपको आने लगेगा, बहुत आसान है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसको समझते हैं आसान भाषा में। यहाँ पे बोला जा रहा है एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस जेड, जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई, ये बोला जा रहा है। और मान पूछा जा रहा है, इसका मान बताना है। तो हमको ये फॉर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ करना तो पड़ेगा तभी फॉर्म में आएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये वाले समीकरण को नीचे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड। अब दोनों तरफ एक्स जोड़ देंगे, दोनों तरफ एक्स जोड़ देंगे, इसी में, इसी समीकरण में दोनों तरफ जो है एक्स क्या कर दिए, हम लोगों ने जोड़ दिए। क्यों जोड़े हैं, इस फॉर्म में लाने के लिए। ठीक है, किसी न कुछ तो करना पड़ेगा ना। आप जब करोगे तो प्रैक्टिस में आपको फिर समझ में आने लगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अब यहाँ से ये एक्स दोनों तरफ हम लोगों ने इस समीकरण में जोड़ दिया। आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, यहाँ भी जुड़ा, यहाँ भी जुड़ा। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स है, यानी एक्स एक्स यहाँ पे कॉमन ले लिया तो एक्स यहाँ कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा एक्स प्लस 1, यहाँ भी एक्स प्लस 1 बच गया। ठीक है, अब आगे यहाँ भी एक्स प्लस जेड प्लस एक्स बचा, तो यहाँ भी हम लोगों ने उतार लिया। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। यहाँ पे दोस्त अगला है, अब ये जो यक्स है ना, एक्स इधर गुणा कर रहा है तो इधर क्या करेगा, भाग करेगा। तो ये इसको जो है रोक करके यहाँ पे रोक लिया और एक्स को उधर भेज दिया, तो ये बटे में आ गया। ठीक है, अब ये बटे में आ गया। तो अब इसको अगर आपको एक चीज़ पता होगी, एक्स प्लस, एक मिनट, एक्स प्लस 1 है, तो अगर इसके नीचे एक होता है, ये बात पता है ना, जब इसको जब पलटेंगे तो एक ऊपर चले जाएगा, एक्स प्लस 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह ये जब इसको हमने पलटा, इसके नीचे एक था तो इसको जब मैंने पलटा तो एक ऊपर हो गया, एक्स प्लस 1 नीचे हो गया, और ये भी जब ऊपर गया तो ये नीचे आ गया पूरा का पूरा। तो यही चीज़ यहाँ भी हम लोगों ने पलट दिया तो ये चेंज हो गया। ठीक है, इतना बात समझ में आई। यानी अब हमको वैल्यू पता हो गई 1/√,
x प्लस 1 की जो वैल्यू आ गई x बटे x प्लस वाई प्लस जेड आ गया। और यहाँ पे इसी की वैल्यू पूछा था 1 बटे x प्लस 1, तो इसकी तो वैल्यू आ गई। अब हमको ये चाहिए 1 बटे वाई प्लस 1 की वैल्यू, और यहाँ पे 1 प्लस जेड प्लस 1 की वैल्यू, और सेम है सभी, तो बस वही दोस्तों करना। अब हम पूरा नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब पूरा इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है। अब आप 1 मिनट, जैसे यहाँ पे ये वैल्यू निकली, तो उसी तरह हम लोग इसकी भी वैल्यू निकालेंगे, उसी तरह हमको इसकी वैल्यू भी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे 1 लिखेंगे, और ये यहाँ पे x है तो यहाँ y की निकालना, तो y प्लस 1, तो यहाँ पे x है ना ऊपर, तो यहाँ पे हम लोग y लिखेंगे और नीचे x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक। इसी तरह इसका भी मान हो जाएगा 1 जेड प्लस 1, यहाँ पे जेड हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये सब प्लस है ना, जोड़ना है ना, तो सभी जब जोड़ेंगे इसको 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 जब जोड़ेंगे तो ये सभी जुड़ेंगे, ये सभी जुड़ेंगे, है ना। जब जुड़ेंगे तो सब में तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जब हर सब में बराबर है, तो जब सब में हर बराबर है तो नीचे हर को लिख लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक। अब ऊपर क्या है, x जोड़ेंगे y प्लस जेड, सभी जुड़ जाएंगे x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये इससे ये पूरा का पूरा कट जाएगा, बचेगा एक आंसर, तो यहीं पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड था, तो इसमें हम लोग दोनों तरफ एक्स जोड़ लिए थे। अब जोड़ लिए तो यहाँ पे कॉमन ले लिए थे, तो एक्स ब्रैकेट में बचा एक्स प्लस 1, ठीक। यहाँ भी ये जोड़े थे वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बच गया। अब इसको यहाँ इधर भेज दिए तो ये बटे में चला गया था, जब बटे में इसको पलट दिए तो 1/x प्लस 1 हो गया। यहाँ भी इसको पलट दिए थे, इसी की वैल्यू यहाँ पूछा था तो यहाँ की वैल्यू निकल आई। अब इसको भी उसी तरह करना था, यहाँ पे y जोड़ना था, यहाँ पे इसमें y जोड़ देते फिर कॉमन लेते, तो इसी तरह इसका मान ये आया, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम लोग y रख देंगे, यहाँ पे z रख देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। काटे पीटेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करे दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। एक ग्राम प्रधान इतने रुपए मूल्य का जो है ट्रैक्टर एक किसान को 10% नुकसान पर बेच देता है। किसान पुनः ट्रैक्टर को ग्राम प्रधान को 10% फायदे पर बेच देता है। इन दोनों सौदों का परिणाम क्या होगा। तो सबसे पहले इतने में बेचा था, तो इसको लिख लेंगे 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, ठीक है। अब 10% नुकसान हुआ तो कितने में बिका, 90% में। इसको पहले निकाल लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पे आ जाएगा 9 और 2 2 4 5, 1 2 3 4 5, 2 2 4 5, 9 लाख, ठीक। इतने में बिका। अब लेकिन क्या किया, किसान ने पुनः इसको जो है 10% लाभ में बेच दिया। इसी को 9 लाख को 10% लाभ पर बेचा तो 110 में बेचा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, गे 9 या 99। आगे कितने जीरो लगेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब बोला था कि फायदे में बेचा तो सौदे का परिणाम क्या होगा, यानी 9000 और 99,000 इनका दोनों का डिफरेंस बताना है। 99,000 नहीं है, 9 लाख जो है 9,90,000 है, ये 9 लाख है, तो बस 9,90,000 से घटा दो इसको, 9 लाख हटा दो, 2 2 4 5, तो 0 0 0 0 9, तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा ये आ जाएगा 90,000। कितना आ जाएगा, 90,000, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 90,000 की क्या हो गई, हानि हो गई। आप यहाँ पे भी समझ सकते हो।
ठीक, यहाँ पे क्लियर आपको समझाया गया है, यहाँ भी आप समझ सकते हो, नहीं तो जो हमने बताया उसको भी समझ सकते हो रिपीट करके। अगला है 48 नंबर क्वेश्चन है। 48 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझना। बोला जा रहा है एक इंजन का जो है 20 डेसीमीटर परिधि वाला वाला पहिया 4 सेकंड में 16 चक्कर लगाता है। पहिया की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। तो ठीक है, ध्यान से समझना। यहाँ पे ये 20 डेसीमीटर है। एक इंजन परिधि यानी परिधि बराबर 2 पाई आर बराबर कितना दिया गया, 20 डेसीमीटर दिया गया। तो अब यहाँ पे डेसीमीटर है ना, तो डेसीमीटर से मिलीसेंटी डेसीमीटर यहाँ पे आपको मीटर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/10 से भाग देना पड़ेगा। तो जब इसको डेसीमीटर को जो है मीटर में लाओगे तो 1/10 से भाग देना पड़ेगा। तो इससे 10 दूना 20, 2 आंसर आ जाएगा। 2 मीटर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मीटर आंसर क्या मीटर में बदला। ठीक है, अब बोल रहा कि 4 सेकंड में 16 चक्कर लगाता है। तो एक जो है एक चक्कर 2 मिनट में लगाता है, जो है 2 मिनट बोल रहे हैं, 2 मीटर है ना। तो 16 चक्कर कितने हो जाएगा, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। 32 मीटर टोटल चलेगा। लेकिन बोला था 4 सेकंड में कितना चलेगा, तो 4 से भाग इसको जो है 4 से इसको भाग कर दीजिए, तो 4×32 8 मीटर आया। तो यहाँ पे मीटर में तो पूछा नहीं, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा ना, तो प्रति घंटा किलोमीटर में पूछा तो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए 18/5 से भाग कर दो। 18 × 144, 18 × 144 और भागे 5, 5 दूनी 10, 4 बचा, 4 उतार 15/40, 15/40, 28.8, 28.8 ये ऑप्शन ए में दिया गया। आप यहाँ भी समझ सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि 1 जनवरी 2012 को रविवार था तो वर्ष 2008 में 9 वर्ष यानी 1 जनवरी को किस दिन जो है मनाया गया। तो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 1 जनवरी 2012 को जो है रविवार था। ठीक है, ये बताया जा रहा है। तो एक तरफ साल लिखेंगे, एक तरफ विषम दिनों की संख्या लिखेंगे। 2012 में विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगी, 0 दिन। और 2011 की बात करें तो 1, ये साधारण वर्ष है, 1 हो जाएगा, इसलिए साधारण वर्ष है, तो इसमें लीप वर्ष है, 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे टोटल अगर जोड़ेंगे कितने भी जो है विषम दिन हो गए, 5। तो जब 5 हो गए, पहले का बताना है ना, 2012 के, यहाँ पे 2008 का बताना है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक है, 5। और अगर आगे पूछता तो इसमें प्लस का 5 करते हैं। तो यहाँ पे रविवार था, क्या था, रविवार में 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। अगर यही पूछ लेता आगे कोई वर्ष दिया होता तो उसमें हम लोग 5 जोड़ देते। ठीक है, रविवार में 5 जोड़ देते, लेकिन पहले का पूछा था तो रविवार में 5 घटा देंगे, यानी मंगलवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। एक व्यक्ति स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नौका विहार करता है, जो है नाव चलाता है, और वह पाता है कि उसे इसमें उस नौका से बहाव के विपरीत आने में और बहाव की तरफ जाने से जो है दुगना समय लगता है। धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। तो एक चीज़ याद रखना है कि जो धारा की अगर दिशा में, ये धारा है ऐसे बह रही है, ठीक है, अगर नाव भी धारा की जो है दिशा में चलाओगे तो क्या हो जाएगा, चालें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, नहीं प्लस हो जाएगी दोनों। और अगर धारा इधर की बह रही है और नाव इधर चला रहे हो तो चाल क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो वही चीज़ है, यहाँ पे हम लोग दूरी मान लेते हैं x, दूरी कितनी मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और इसमें व्यक्ति की चाल कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से टाइम जो निकलेगा x, और व्यक्ति की x क्या है, दूरी, समय बराबर दूरी कितना है, x था,
और व्यक्ति की चाल कितना है 10 और धारा की यहाँ पे हम मान लेते हैं v। अब क्या चल रहा है, विपरीत जा रहा, तो विपरीत में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, विपरीत में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ पे धारा की दिशा में जा रहा है ना, बहाव, यह बहाव, तो धारा की दिशा में जा रहा है तो ये जुड़ जाएगा, विपरीत में जाता तो घट जाता है। अब यहाँ पे आप अगर नीचे समझोगे तो यहाँ पे आया है, 1 मिनट, हाँ ऐसे समझा रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो धारा की दिशा में जुड़ गया और धारा के विपरीत दिशा में घट गया, लेकिन क्या रहता है, जो धारा की दिशा से विपरीत दिशा में दोगुना समय लगता है, तो विपरीत दिशा में यहाँ पे टी लगता था, यहाँ पे दोगुना समय लगता है, 2t लग जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे जो इसमें इसका जो मान है, ये जो मान है टी का मान इतना जो दिया गया है, ये इसमें रखेंगे, दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो 2 और टी का मान कितना है, x/10 प्लस वी, तो यहाँ पे 2 × 10 x/10 प्लस वी का मान धर देंगे, बराबर ये इसके बराबर कर देंगे। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, 2x से जब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 20x। यहाँ पे x से x काट देंगे, ठीक है, तो ये 10 दूना 20 हो जाएगा, 20 और ये -2y हो जाएगा। इससे गुणा इससे कराएंगे तो ये आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे v की जो वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 3/1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से समझिएगा तभी समझ पाइएगा, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है, एक घड़ी प्रत्येक 24 मिनट में 5 सेकंड पीछे हो जाती है। 24 मिनट में 5 सेकंड क्या हो जाती है, प्रत्येक 24 मिनट में, 24 मिनट हुआ फिर 5 सेकंड हो गया पीछे। इस तरह से सोमवार को रात 10 बजे या 19 मिनट आगे है, यह सही समय कब बताएगी। तो यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो 24 मिनट में 5 सेकंड पीछे होती है ना, तो 19 मिनट आगे है, यहाँ पे 10 बजे 19 मिनट आगे, 19 मिनट है, यहाँ पे सेकंड में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 1140 सेकंड। अब अगर हम लोग देखेंगे 19 मिनट का जो अंतर बताने में जो लगा समय है, ये हो जाएगा 19 × 60 यानी 1140, यहाँ पे लिख सकते हैं 19 × 60। और यहाँ पे 5 सेकंड पीछे होती है 24 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना होगी, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5 नीचे करेंगे गुणा 24 से करा देंगे, टोटल आया है 5472 मिनट। ठीक, तो अब 5472 मिनट को अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये एक दिन में कितना होता है, 24 × 60 मिनट होते हैं, तो इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे इसमें तो ये आ जाएगा 3 दिन। 5472 मिनट को हम लोग तोड़ेंगे तो 3 दिन 19 घंटे 12 मिनट में टूटेगा। ठीक, अब ये क्या है, तो इसको जो है इससे भाग कराएंगे। ये एक दिन का है ना मिनट, एक दिन में मिनट कितने होते हैं, एक दिन में जो मिनट होते हैं 1440 मिनट होते हैं, तो ये टोटल मिनट है, तो इससे भाग करा देंगे, 1440 से इससे भाग करेंगे तो ये 3 दिन आ जाएगा। फिर जो बचेगा उसको 60 से कराएंगे तो घंटे आ जाएगा। ठीक है, ये शेषफल 12 मिनट आ जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है बोला था सोमवार रात 10 बजे, तो इसमें 3 दिन जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, बृहस्पति रात 10 बजे हो जाएगा। ठीक, फिर इसमें भी 19 जोड़ना है तो 19 जोड़ देंगे तो ये शुक्रवार शाम 5 बजे बज जाएगा, और यहाँ पे 12 मिनट और जोड़ देंगे इसमें तो ये हो जाएगा शुक्रवार शाम 12 मिनट और हो जाएगा, ये 5:12 पे वो सही जो है समय बताएगी। ठीक है, अगला है, एक मानचित्र 1 यहाँ पे कितना है 10 लाख के पैमाने पर बनाया गया है, उस पर जो है इतने वर्ग किलोमीटर दर्शाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे वर्ग किलोमीटर के वर्ग एक भुजा अगर हम लोग निकालेंगे तो ये 408 किलोमीटर आ जाएगा। अब यहाँ से किलोमीटर है, अगर मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा होगा, कितने हज़ार से, 1000 से गुणा होगा। ठीक है, 408 × 1000। ठीक है, अब मीटर से सेकंड में ऑप्शन थे सेकंड में, तो सेकंड में बदलने के लिए 100 से और गुणा हो जाएगा, यानी 10⁻² कहो, 10⁻² कहो, चाहे 100 कहो। ठीक है, बात वही होती है। तो यहाँ पे ये गुणा हो गया। ठीक, इतना समझ रहे होंगे। यहाँ 3 है तो 3 ऊपर लिख दिया घात में, यहाँ पे 2 0 है तो 2 लगा दिया। अब इसको 3 2 5 हो गया, इतना आ गया सेंटीमीटर। अब जो है ये जहाँ पे जो था 10 लाख में 6 0 थे ना,
तो यहाँ पे 6 बना दिया गया। पर प्रदर्शित करने के लिए इससे गुणा करा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे 5 ऊपर है 0, यहाँ पे 6 है तो 1 नीचे बच जाएगा ना। इस जब यहाँ पे हटाओगे तो 1 अंक पे पॉइंट लगे 40.8 आ जाएगा, सेंटीमीटर में आएगा। अगला है, अब यहाँ पे आप देख करके कुछ बच्चे घबरा जाते हैं, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आपको यहाँ से ध्यान देना है, ये इतना अगर हम लोग सॉल्व करें ना तो 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा, प्लस 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा, है ना। 3 करोगे तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27 आएगा। अब लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि 27 में 8 जोड़ोगे 8 7 15 और यानी 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36। अब 36 तो आ गया है, लेकिन यहाँ पे कितने अंक पे पॉइंट लगा? 1 2 3। कितने नीचे जीरो कितने आएंगे? नीचे ई को हटाएंगे तो 1 0, यहाँ पे 1 0 या 3 0 आएंगे, 3 अंक पे पॉइंट लगना चाहिए ना, तो ये आ जाएगा 0.036। इसका आंसर आया 0.036 आ गया। उसी तरह अगर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो अगर इतना सॉल्व करेंगे तो 3 त्रिक 9 आ गया, है ना। और यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 0 आएंगे, 2 अंक पे लग जाएगा। यहाँ पे समझा दे रहे हैं 0.2, 1 मिनट, 0.2, और इसको अगर 0.3 का स्क्वायर करेंगे, यानी इसको हटाएंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिक 9 और नीचे 2 0 है तो 9, इतना आएगा आंसर। ठीक, और गुणा में कितना था? 2, ये वाला 2 यहाँ पे चलो कर दे रहे हैं 0.09, 9 दूनी 18, तो कुल मिला के कितने अंक पे लगेगा? 1 2 3 अंक पे लगेगा, तो ये इतना आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे। उसके बाद जब नीचे हम लोग इतना सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.14, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। दोस्तों इस तरह से इसको जब घटाएंगे ये आ जाएगा, इसको घटाएंगे इतना आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है, इतना तो छोटे नहीं हो, कैलकुलेशन आप कर सकते हो। अगला है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो है क्रमशः इतना इतना मीटर दिया गया है। ठीक है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, तो 4 दीवारों का जो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है ये होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। तो 2 लंबाई कितनी दी गई है? 5, और चौड़ाई कितनी? 4, और ऊंचाई कितनी दी गई? 3। यहाँ पे मान धर के सॉल्व कर लेंगे, 54 वर्ग मीटर आ जाएगा। अगला है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझना। यहाँ पे आप देखोगे तो प्रत्याशियों के बीच एक जो है ग्रामीण चुनाव में 10% मत अमान्य घोषित हुए। एक प्रत्याशी जिसे जो कुल मान्य मतों का जो है 62% मत मिला, इतने मतों से विजयी हुआ। ग्रामीण चुनाव के कुल मतों की संख्या क्या है? कुल मत कितने थे? 100%। ठीक है, उसमें 10% क्या हो गए? अमान्य हो गए, तो बचा कितना? मान्य कितने हुए? 90%। अब इसी में हम लोगों को ध्यान देना है। अब 90% जो है मान्य मत है। ठीक, इसमें से एक प्रत्याशी ने जो है पाया है, इधर एक दूसरा प्रत्याशी, एक प्रत्याशी ने कितना पाया है? 62% पाया है। कितना पाया है? 62% पाया है। तो दूसरा कितना पाया होगा? दूसरा पाया होगा यहाँ पे 62 हटाइए तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 2, ठीक है, और 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 38। ठीक है, 8 2 10, 36 9 10, ठीक है, 38% दूसरा पाया होगा। अब यहाँ से इससे मत घटाने, मतलब परसेंट अब इससे नहीं काउंट होगा। अब 100%, ये 100% का 62% पाया है तो ये 38% पाया। अब ये इससे कितना कम पाया है? इस और मतलब मतों से विजयी हुआ ना, तो ये इतने मतों से विजयी हुआ, तो इसमें भी तो अंतर होगा परसेंटेज में। तो कितना कम पाया है ये दूसरा वाला? तो ये 8 4 12, और यहाँ पे बचा 8 4 12, यहाँ पे बचा कितना? 5, 5 से 3 गया, 2 बचा, 24 हुआ। परसेंट की वैल्यू कितना है? 2 1 6 0 0। तो यहाँ पे पहले टोटल निकालेंगे तो 100% की वैल्यू निकालेंगे, तो ये 24 नीचे आ जाएगा और यहाँ पे 100 से गुणा हो जाएगा। तो इसको काटेंगे हम लोग, तो 6 3 से काटेंगे, 3 ना बटी 24, और
3 7 21, 3 दूनी 6, 2 जीरो लगाएंगे, 8 9 72, 2 जीरो चिपकाएंगे और यहाँ पे 2 जीरो पहले से थे तो ये हो जाएगा 9 0 0 0 0। ठीक है, 90,000 आ गए। कितना आ गया? 90,000। लेकिन ये अभी ये सवाल पूरा नहीं हुआ है, ये तो अभी निकला 100% की वैल्यू, लेकिन वो पूछ रहा था टोटल, ये 90% की निकल आया ना, 90% हम लोग निकाले, तो यहाँ से टोटल निकालना है। तो ये कितने परसेंट की वैल्यू मतलब है, तो ये 90% की वैल्यू है और यहाँ पे 100% निकालेंगे तो ये 100 गुणा में चला जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 9 1 के 9, 3 जीरो इधर है और 2 जीरो इधर, 5 जीरो हो जाएंगे, यानी 1 के आगे 5 जीरो, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर जो मैंने बताया ये नहीं समझ में आया तो आप इसको जो है जूम करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, 1 मिनट, ये इतना जो है आप ले सकते हो। ठीक, इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप समझ लीजिए, समझ में आपको आ जाएगा। अगला सवाल है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसे 2 3 4 5 6 और 7 से विभाजित करने से प्रत्येक दशा में शेषफल 1 बचता है, संख्या क्या होगी? तो ठीक है, पहले हम लोग इसका जो है लासा ले लेते हैं। ठीक, लासा जब हम लोग लेंगे तो लासा कितना आ जाएगा? 420 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 420 आ जाएगा। यहाँ निकला हुआ है तो मैं बार बार मतलब ज़्यादा नहीं मतलब कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ठीक है, इसी में समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लोगों को लासा लेना है, तो लासा क्या निकली है? लासा क्या होती है? वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो सभी से कट जाए। ठीक है, तो ये आई 420। अब 420 तो आई है, लेकिन ये कितने अंक है इसमें? तो 1 2 3 अंक हैं, तो लेकिन वो बोल क्या रहा था? 4 अंक की, बोल क्या रहा था? 4 अंक। तो 4 अंक की हमको पाना है। अगर हम लोग यहाँ पे 3 से करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 2 0 0 2 2 4, 2 चौके 8, ये तो 3 अभी 3 ही मिले, तो 3 से यहाँ पे गुणा करके देख लेते हैं। 3 से करेंगे तो 4 अंक देखो मिलते हैं, 3 0 0 3 दूनी 6, 3 चौक 12, हाँ मिल गए। कितने अंक हैं? 4 हैं। 3 0 0 3 3 दूनी 6, 3 चौक 12, तो ये 4 अंक भी हैं। ठीक है, और ये सभी से कटने वाली भी संख्या है। ठीक है, अब क्या बोल रहा था? प्रत्येक शेषफल 1 बचना चाहिए, तो इसमें 1 जोड़ दीजिए। इसमें क्या है? इसमें 1 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 12 61, 1261 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। अगला है 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन है, गेहूं और जौ के मिश्रण में 80% गेहूं है, उस मिश्रण में 12 क्विंटल में कितनी जो गेहूं की मात्रा मिलाई जाए जिससे गेहूं का प्रतिशत 85% हो जाए? तो यहाँ पे आप देखोगे तो गेहूं 80% है, दोनों मिला के गेहूँ और जौ है, तो गेहूँ अगर 80% है तो जौ कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। ठीक, अब बोल रहा है कि 12 क्विंटल में कितनी गेहूं की मात्रा मिलाई जाए, तो 12 क्विंटल में बोल रहा ना, तो 12 × 96, यानी यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 12 80% निकालो, यहाँ पे 0 से 0 का 12 × 96, एक अंक पे पॉइंट लग जाएगा, 9.6 क्विंटल ये हो जाएगा। और अगला बोल जब ये हो गया तो टोटल 9.6 क्विंटल ये आया, तो आगे क्या बोल रहा था? 20% अगर इसका निकालें 12 का 20% निकालेंगे तो 0 0 12 दूनी 24 और एक अंक पे 2.5, ये क्या आ गया? जौ आ गया। ठीक, अब माना x क्विंटल गेहूं में मिलाया जाए, बोला ना कितनी गेहूं मिला की मात्रा मिलाई जाए, तो गेहूं कितना है? 9.6 क्विंटल था, इसमें मान लिया x% अगर मिला दे तो ये जो अनुपात बनेगा गेहूं और जौ का, जौ कितना है? इतना, इसमें तो मिलाया नहीं जा रहा है तो ये तो 2.4 ही रहेगा ना, और गेहूं के मिलाया जा रहा है तो गेहूं में x मिला दिया गया है और नीचे जौ तो वही रहेगा, सेम रहेगा। अब यहाँ पे कितना हो गया? 85% हो जाए, तो यहाँ 85% क्या है? गेहूं है, तो 85% अगर गेहूं है तो जो है जौ कितना है? 15%, तो ये अनुपात यह भी बन गया, परसेंटेज का अनुपात है। यहाँ भी गेहूं और जौ का अनुपात है, ये भी गेहूं और जौ अनुपात है, दोनों बातें क्या हो गई? बराबर हो गई। बस इसी को हम लोग को सालों का लेना है, आंसर आ जाए 15 से इधर गुणा करा देना है और 85 गुणे 2.4, तो इसको जब सालों करेंगे तो ये आ जाएगा 4 क्विंटल। ठीक है, इसको आपका लेना सालों, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लेना।
अगला है, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, अगर इसको आप समझोगे तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से समझना। तो यहाँ पे एक बंदर है 12 मीटर लंबे खंभे पर हर 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है तथा हर दूसरे मिनट में 1/2 मीटर नीचे फिसा जाता है, यानी आधा नीचे चलाता है। बंदर कितने मिनट में शिखर पर पहुंचेगा? तो चलिए समझ लेते हैं इसको। अगर आपसे हम बोलें कि पहला मिनट बंदर ने जो है चढ़ने की कोशिश किया, तो एक जो है मिनट में 1 मिनट में वो कितना चढ़ा? 1 मीटर चढ़ा, 1 मीटर वो चढ़ गया, ठीक। लेकिन जब फिर अगले मिनट में चढ़ना की कोशिश किया उसने, 1 मिनट, अगले 1 मिनट में, 1 मिनट थोड़ा सा इसमें दोस्तों, अगले मिनट में जब चढ़ा तो आधा खिसक गया, ठीक है। यानी अगर हम यहाँ पे टोटल देखें तो कितने मिनट लगे हैं? 2 मिनट। कितने मिनट लगे? 2 मिनट लगे हैं। 2 मिनट में उसने चढ़ा कितना है ये तो देखा जाए। 2 मिनट में चढ़ा है, एक चढ़ा, आधा चला गया, खिसक गया, तो बच चढ़ा कितना? आधा। यानी 2 मिनट में वो आधा मीटर चढ़ा, 2 मिनट में आधा मीटर वो चढ़ पाया। तो इस तरह चढ़ना कितना मीटर है? 12 मीटर चढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 12 डायरेक्ट अगर चढ़ा दोगे, ठीक है, 12 मीटर अगर डायरेक्ट यहाँ पे तो चढ़ा नहीं पाओ क्योंकि यहाँ पे आधा है ना। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो आधा मीटर चढ़ने में 2 मिनट लगते हैं, आधा मीटर चढ़ने में 2 मिनट लगते हैं। तो 1 मीटर चढ़ने में, 1 मीटर चढ़ने में ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा के लिए गुणा हो जाता है, 2 दूना 4 मिनट लगेंगे। कितने मिनट लगेंगे? 4, गुणा हो जाएगा ना। 1 मीटर चढ़ने में 4 मिनट लगते हैं, ठीक, ये बात समझ में आई ना। आधा मीटर चढ़ने में 2 मिनट लगते हैं, तो 1 मिनट चढ़ने में ज़्यादा लगेगा, यानी 2 दूना 4, 4 मिनट लगेंगे। अब हमको चढ़ना कितना है? 12 मीटर। 1 मीटर चढ़ने में 4 मिनट लगते हैं, तो 12 मीटर चढ़ने में तो बच्चों को 48 लोग कर देंगे, है ना। ये गलत हो जाएगा, 48 नहीं लगेगा यहाँ पे। यहाँ पे 1 मीटर चढ़ने में 4 मिनट लगते हैं, तो 12 मीटर चढ़ने में, 12 मीटर चढ़ने के लिए बोले तो आप 12 मीटर मत चढ़ाओ, 11 मीटर चढ़ाओ पहले। तो 11 मीटर पहले हम लोग चढ़ाएंगे, तो 11 मीटर चढ़ने में कितना लगेगा? यहाँ पे 11 का, यहाँ मतलब 1 से 11 से गुणा कराएं तो यहाँ भी करा दो 44, ये चौक 44 मीटर, 44 जो है मिनट, सॉरी 44 मिनट लगेंगे। यहाँ पे 11 मीटर चढ़ने में कितना लगेगा? 11 मीटर चढ़ने में 44 मिनट लगेगा। तो अभी हमको यहाँ पे चढ़ना कितना? 11 मीटर हम लोग चढ़ गए, अभी यहाँ पे 1 मीटर और चढ़ना है। तो 1 मीटर अगर हम लोग चढ़ाएंगे पहले जो है, तो कितना चढ़ेगा? 1 मिनट और लगेगा, ठीक है। 1 मिनट क्या लगे, यहाँ देखें ना, 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है, तो यहाँ पे 1 मिनट और लगेगा। यानी जो है यहाँ पे कितने मीटर हो गए? 12 मीटर हो गए। यहाँ पे कितना टोटल मिनट हो गया? 44 में 1 जोड़े 45 मिनट, तो 45 इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो फिर एक बात समझ लीजिए। ये बोल रहा है 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है, 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है, लेकिन अगले मिनट में वो आधा खिसक जाता है। तो टोटल अगर हम लोग देखें तो 2 मिनट का जो काम हुआ है आधा ही हुआ है, आधा मीटर वो चढ़ पाया है, ठीक है। हमको चढ़ाना कितना है? 12 मीटर, लेकिन हमको यहाँ पे आधा की वैल्यू पता है, तो आधा मीटर से हम 1 मीटर में बनाने के लिए, यानी 1 मीटर, आधा मीटर चढ़ता है 2 मिनट में, तो 1 मीटर चढ़ेगा कितने? 4 मिनट में। तो यहाँ पे हमको 1 मीटर तो बताना नहीं था, हमको 12 मीटर चढ़ाना है। तो 12 मीटर चढ़ाने के लिए हम 12 सीधा यहाँ पे 12 से नहीं गुणा कराएंगे, 11 मीटर पहले चढ़ाएंगे। 11 मीटर चढ़ाने के लिए यहाँ पे 11 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 44 हो जाएगी, मतलब 44 मिनट लग रहा है। 11 मीटर जब चढ़ रहा है तो 44 मिनट लग रहा है। तो अगले मिनट, अगले जो है मीटर जब चढ़ाएंगे, अगला मीटर चढ़ाएंगे तो 1 मीटर जब चढ़ाएंगे तो 1 मिनट और लगेगा। तो यहाँ पे 12 हो जाएंगे, 12 मीटर भी हो जाएंगे, और यहाँ पे 1 मिनट और लग जाएगा, यानी 44 से 45 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं अब आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझ पाए हो हमारी भाषा तो आप यहाँ से आप अच्छे से इसको समझ सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग जो है बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान की। इसमें जो है भाग 3 करेंगे, थर्ड सामान्य ज्ञान। तो इसमें 81 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट है। एडमिरल कप
किससे संबंधित है? तो एडमिरल कप है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, नौकायान। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। एडमिरल कप, अमेरिकन कप, विलिंगटन ट्रॉफी, ये सभी जो है नौकायान से संबंधित है। अगला है, भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया? तो इसका जो ये जो हो जाएगा एन संजीवा रेड्डी, एन संजीव रेड्डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 1977 से 1982 के जो है कार्यकाल में एन संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए, मतलब जाने वाले भारत के पहले व्यक्ति हैं, जबकि आयोग ने सी को ही सही उत्तर जो है बताया है। अगला है 83 नंबर क्वेश्चन, आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोफेसर जे के मेहता। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत प्रोफेसर जे के मेहता ने प्रतिपादित किया है, जिसके अनुसार अर्थशास्त्र एक ऐसा जो है विज्ञान है जो मानव के उस व्यवहार का अध्ययन करता है जिसमें वह अपनी अनंत आवश्यकताओं को कम करके यह समाप्त करके संतुष्टि और परम सुख प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है, ना कि केवल धन संपत्ति के संचय का। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है, यह कहलाता है प्रकाश मंडल कहलाता है। सूर्य का वह प्रकाशित सतह को जो है फोटॉन के प्रभुत्व के कारण उसे जो है फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल कहते हैं। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, सोन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोन यानी स्वर्ण नदी गंगा के दाहिने तट की मुख्य सहायक नदी है, जिसका उद्गम अमरकंटक पठार यानी नर्मदा के स्रोत के समीप से होता है। लगभग 1000 वर्ष पूर्व यह पटना के समीप गंगा से निकलती थी, परंतु इसका जो संगम निरंतर पश्चिम की ओर खिसकता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब जो है अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है? कब जो है अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर। हवा में 15% से कम ऑक्सीजन होने से आग नहीं जलती है, परंतु 15% से अधिक ऑक्सीजन होने पर आग ज्वलनशील होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी याद रखना। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान फ्रांस की क्रांति में रुचि दिखाई, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, वह जैकोबिन क्लब का सदस्य बना तथा अंग्रेजों से युद्ध के लिए नेपोलियन का सहयोग मांगा था। अगला है, निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक ऊर्जा होती है? सर्वाधिक ऊर्जा जो होती है ये नीला प्रकाश से होती है। नीला प्रकाश में सर्वाधिक ऊर्जा होती है, जबकि जो है लाल प्रकाश में सबसे कम ऊर्जा होती है। ऊर्जा घटते क्रम में अगर हम लोग देखें तो विविग्योर हो जाएगा, इसका जो है ट्रिक आप इसको याद कर लीजिए। सबसे ज़्यादा बैंगनी, फिर उसके बाद आसमानी, फिर नीला, फिर हरा, पीला, नारंगी, लाल, सबसे कम ऊर्जा इसी में होती है, लाल में। अगला है, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? यह हुआ था लोकनाथ, इलाहाबाद में। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म लोकनाथ, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। बधाई कौन सी विधा है? तो बधाई जो विधा है ये हो जाएगा बुंदेलखंड का लोक संगीत। बधाई जो है
बुंदेलखंड का लोक संगीत विधा है? वर्ष जो है 2014-15 में भारत का जो कुल खाद्यान्न था, तो जो कुल खाद्यान्न था ये हो जाएगा ऑप्शन बी 257 मिलियन टन। 257 मिलियन टन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करंट का क्वेश्चन था। 2024-25 के आंकड़ों के जो अनुसार यह 3,577.32 लाख टन तक पहुंच गया है। इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य है। तो जो धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य है ये हो जाएगा 1,410 रुपये प्रति क्विंटल, यानी 1,410 रुपये प्रति क्विंटल। धान का वर्तमान न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 1,410 रुपये प्रति क्विंटल है। वर्तमान में ये दोस्तों तब का था, तब का मतलब करंट का क्वेश्चन था। वर्तमान की अगर बात करी जाए 2024-25 में धान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP है जो है सामान्य धान के 2,300 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड A धान के लिए 2,320 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इसको जरूर याद रखना, ठीक है, 2024-25 वाला। पूर्ति अपनी मांग का जो सृजन स्वयं करती है, यह किसका कथन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा JB से का। पूर्ति अपनी मांग का जो सृजन स्वयं करती है, ये JB से का जो है कथन है। JB से के अनुसार पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। यह नियम वस्तु विनिमय तथा मुद्रा विनिमय दोनों पर लागू होता है। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो ये माई कंट्री माई लाइफ ये हो जाएगा ऑप्शन सी लाल कृष्ण आडवाणी। माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है। और गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आत्मकथा है। नेक्स्ट है भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी? यह हो जाएगा सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी ऐसे मुख्यमंत्री थी जो अपने विरोधी पार्टी के अध्यक्ष JB कृपलानी से विवाहित थी। अगला है मैगी नूडल्स जिन्हें हाल ही में भारत में प्रतिबंधित किया गया है, सर्वप्रथम 1860 के दशक के आसपास कहाँ प्रचलित किए गए थे? यह हो जाएगा ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। मैगी नूडल्स जिन्हें भारत में प्रतिबंधित किया गया है, सर्वप्रथम 1860 के दशक में स्विट्जरलैंड में प्रचलित हुआ था। भारत की अन्य भाषाओं के गजन वादिया आदि जोहर जैसे शिष्टाचार के शब्दों का क्या अर्थ है? यह हो जाएगा धन्यवाद। गजन वादिया आदि जोहर शब्द का अर्थ है धन्यवाद होता है। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी 9 मई 2015 को प्रारंभ नहीं की गई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना। 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ किया गया, जबकि 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना, जीवन सुरक्षा योजना और जीवन ज्योति योजना प्रारंभ किया गया था। इनमें से किस प्रतिभाशाली खिलाड़ी को अगस्त 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा सानिया मिर्जा। 2015 में अगस्त 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को दिया गया। वे पुरस्कार प्राप्त करने वाली दूसरी भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं, जबकि प्रथम टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस को यह पुरस्कार दिया गया। दोस्तों स्पोर्ट्स से क्वेश्चन भरना है तो इनको जो है याद कर लेना, स्पोर्ट के जितने भी क्वेश्चन है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2016 PV सिंधु बैडमिंटन, दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक्स संबंधित, साक्षी मलिक कुश्ती से संबंधित है।
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2017 देवेंद्र झंझरिया पैरा एथलीट सरदार सिंह हॉकी में दिया गया। भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? ये हो जाएगा 1965 में। भारतीय सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजीपीर भारत की लड़ाई 1965 में हुई। उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, जिसकी ताशकंद उज्बेकिस्तान समझौता 1966 के बाद मृत्यु हो गई। नागार्जुन कौन थे? ये हो जाएगा एक बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन एक जो है बौद्ध दार्शनिक थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म के 3 संप्रदाय में से एक संप्रदाय महायान की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो ये अकबर था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मुगल सम्राट अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक इसका शासन चल रहा और अनपढ़ था ये, तथा 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। ये याद रखना, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? अकबर ने किया था। कब किया था? ये किया था 1582 में। कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है? ये हो जाएगा नेपाल ने। नेपाल का जो राष्ट्रीय गान हम सैकड़ों फूल हैं, हम सैकड़ों फूल हैं, खालिस्तान जय जय नेपाल है, जिसकी 2007 में घोषणा हुई। गीत के बोल प्रदीप कुमार राय द्वारा लिखा गया है तथा घोषणा श्री सुभाष चंद्र नेमवांग ने किया। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क का नाम दिया है, कहाँ स्थित है? यह है मेरठ। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क नाम दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ में स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता तथा बहादुर शाह पार्क बांग्लादेश में स्थित है। अगला है, 2 कांच के गिलास एक दूसरे से एक के अंदर दूसरा चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? तो ये किया जाता है बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? ये मिला था अजमेर। ऑप्शन डी हो जाएगा। 1615 में जहांगीर अजमेर के किले में सर टॉमस रो से तथा 1606 में कैप्टन हॉकिंस से राज दरबार में मिला था। किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? यह हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। विश्व में यूरेनियम का जो सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में है, जबकि उत्पादन के दृष्टि से सबसे जो है पहला स्थान कजाकिस्तान का है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है नदी यमुना से नहीं निकलती है? तो यमुना से जो नहीं निकलती है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। गंगा की समानांतर बढ़ती हुई प्रयाग इलाहाबाद में मिलती है। मैदानी क्षेत्र में इसमें जो है चंबल, सिंधु, बेतवा एवं केन नदियां यमुना में मिलती हैं। चंबल, सिंधु, बेतवा, केन। जबकि सोन जो है अमरकंटक से निकलती है और पटना के समीप गंगा से मिलती है। गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश एवं बिहार। गंडक सिंचाई परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जिसका कुछ लाभ वर्ष 1959 में समझौता के अनुसार नेपाल को भी दिया जा रहा है। उसमें 4 नहरें तथा एक शक्ति ग्रह यानी नेपाल को उपहार में भेंट बनाया गया है। अगला है, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की है? यह हो जाएगा शेरशाह। शेरशाह सूरी वंश का संस्थापक था तथा इसने सबसे पहले भूमि मापन के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग किया, जो 32 अंक का होता था, तथा सन की डंडी का जो भी प्रयोग किया था।
शहद का प्रमुख घटक है, तो शहद का जो प्रमुख घटक है यह है फ्रक्टोज। शहद का जो प्रमुख घटक फ्रक्टोज है। लैक्टोज प्राकृतिक शर्करा है, यह एक कार्बोहाइड्रेट्स है जो दूध में पाया जाता है। और गेहूं की रोटी में ग्लूटीन प्रोटीन होता है। दूध में प्रोटीन पहुंचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है। ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। फ्रक्टोज को सबसे मीठी शर्करा माना जाता है। इनमें से कौन भूटान का वर्तमान राजा है? तो इनमें से जो भूटान का राजा है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। भूटान का वर्तमान राजा का नाम जो है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक है, जिन्हें ड्रैगन किंग के नाम से जाना जाता है, और भूटान के 5वें वर्तमान शासक हैं। मनुष्य जीवन का जो सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है कैवल्य का जो अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा। विटामिन शब्द का जनक कौन है? तो विटामिन का हो जाएगा फंक, कासिमिर फंक। विटामिन शब्द के जनक कासिमिर फंक को माना जाता है। विटामिन एक प्रकार का कार्बन यौगिक है जो शरीर की वृद्धि एवं अन्य उपायचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक है। यह 2 प्रकार का होता है। प्रथम जल में घुलनशील BC है और दूसरा वसा में घुलनशील ADEK है। इनमें से किसने जो है अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? यह हो जाएगा बदायूनी। अकबर के धार्मिक नीति की जो आलोचना बदायूनी ने किया। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की। वह दीन इलाही धर्म का जो मुख्य पुरोहित था और दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाले प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? ये हो जाएगा हम्पी। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में अवस्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का जो निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? ये करवाया था राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण राजेंद्र प्रथम ने किया था। अन्य जो है उपलब्धियां लंका के अभियान को पूर्ण कर राजा महेंद्र को बंदी बनाया तथा पांड्य व केरल राज्यों में प्रतिनिधित्व भेजा और गंगईकोंड पंडित की उपाधि धारण की। रियो ओलंपिक खेल 2016 में भाग लेने वाला सबसे नया देश कौन सा है? यह हो जाएगा ऑप्शन बी साउथ सूडान। रियो ओलंपिक खेल 2016 में 31वां ब्राजील और 32वां 2020 में टोक्यो जापान में होगा, और इसमें जो है भाग लेने वाला नया देश दक्षिणी सूडान है। स्वच्छ भारत अभियान जिसमें जो है आम सफाई के साथ बड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण होना है का जो शुभारंभ कब किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन डी हो जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर, जिसमें आम सफाई के साथ बड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण होना है का जो है शुभारंभ किया गया। जीरो डिफेक्ट व जीरो इफेक्ट किससे महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए संदर्भ हैं? यह हो जाएगा मेक इन इंडिया मिशन के तहत। जीरो डिफेक्ट व जीरो इफेक्ट मेक इन इंडिया मिशन से जुड़ा है, और स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत 15 जुलाई 2015 से किया गया, और इसका जो है लोगो का जो प्रचार वाक्य कौशल भारत कुशल भारत है। अगला है, अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रामीण क्षेत्रों से विनिर्दिष्ट से जितने भी क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं।
या उद्गार किसका है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 ईस्वी में कहा था कि और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं। ये बात उन्होंने बंगाल में पड़े अकाल 1942-43 के संदर्भ में कही थी, क्योंकि उस समय अनाज संकट और भुखमरी थी। इन्होंने खाद्य सुरक्षा के संबंध में यह कहा था, यूनिसेफ रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे हैं। भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो रजत क्रांति जो संबंधित है ये हो जाएगा अंडा और चिकन का उत्पादन। अंडा और चिकन का उत्पादन से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता एम.एस. स्वामीनाथन है। हरित क्रांति खाद्य अनाज, गेहूं, चावल आदि के लिए क्षेत्र में आई। भारत में चांदी फाइबर क्रांति जो है कपास से संबंधित है। भारत में रजत क्रांति अंडा और चिकन से संबंधित है। केसर के लिए पौधे का जो कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है वर्तिकाग्र। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। केसर के फूल के अंदर पाई जाने वाली लंबी पतली धागेनुमा संरचना को केसर कहते हैं या वर्तिकाग्र में पाई जाती है। केसर लाल या भगवा के रंग का होता है। इसका जो उपयोग मसाले के रूप में होता है। केसर का जो वैज्ञानिक नाम है क्रोक्सस सक्टिवेसिस। केसर की खेती सबसे पहले ग्रीस यूनान में होती थी। अगला क्वेश्चन है महाजनी प्रथा का जो सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? ये हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाजनी प्रथा का जो उल्लेख सर्वप्रथम है शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ सबसे जो प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके जो है लेखक स्वयं ऋषि याज्ञवल्क्य जी थे। ललित किसकी जो है एक उत्तम किस्म है? ललित जो है ये हो जाएगा अमरूद की उत्तम किस्म है। ललित एप्पल कलर रंग से चयनित अमरूद की जो उत्तम प्रजाति है जिसकी जो उत्पादकता अधिक है। ललित अमरूद का जो रंग लाल आभायुक्त केसरिया पीला होता है। इसमें जो मिठास और अम्ल की उपयुक्त मात्रा पाई जाती है और विटामिन सी पाया जाता है। कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? 90 डेसिबल। 90 डेसिबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ पर्यावरण की शोर प्रदूषण दृष्टि से 90 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए ताकि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित रखा जा सके। सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो पानी निकालने के लिए कब प्रयोग किया जाता है? ये हो जाएगा जब पानी का जो निकास मंद और स्रोत ज़्यादा हो। सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो प्रयोग तब किया जाता है जब पानी का जो है निकास मंद और स्रोत ज़्यादा हो, जैसे समरसिबल पंप, सिंचाई की मोटर आदि। धान में भूसी का जो प्रतिशत अनुमानतः कितना होता है? ये होता है 20%। धान में भूसी का जो वजन 20% होता है। पहले जो भूसी को या तो जला दिया जाता था या बंजर भूमि पर जो फेंक दिया जाता था। भूसी का जो उच्च कैलोरी मान होता है। चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर होती है, ये होती है 15 किलोग्राम। चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर 15 किलोग्राम की आवश्यकता होती है। धान के उन्नत बीज निम्न प्रकार हैं: IET 9994, पूसा 647, AS डिग, श्यामला, पूर्णिया, जवाहर, हीरा आदि चावल के उन्नत किस्म है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जो अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? ये हो जाए तरबूज। तरबूज अम्लीय धरती पर सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। अम्ल का जो pH मान 7 से कम होता है। अम्लीय मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में फलों
और सब्जियों को उगाया जा सकता है। पूसा रसराज किसकी जो है उन्नत किस्म है, ये हो जाएगा खरबूजा। पूसा रसराज खरबूजा की उन्नत किस्म है। कद्दू, तरबूज, करेला, परवल, खरबूजा यह कुकुरबिटा समूह में आने वाली फसल है। खरबूजे की अन्य जो उन्नत बीज हारा मधु है। उत्तर भारत में गेहूं की फसल की हेरफेर किससे की जाती है, ये होते हैं धान से। उत्तर भारत में गेहूं फसल की हेरफेर धान फसल से की जाती है। उत्तर भारत में मुख्य राज्य हैं पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश आदि। एक हॉर्स पावर बराबर होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 746 वाट के। एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के। यह शक्ति का मात्रक है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य T समय में किया जाता है तो कर्ता की शक्ति W/T होगी। शक्ति का SI मात्रक वाट है, जिसे जेम्स वाट ने जो है सम्मान में रखा गया है। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय या फिर जूल बटे सेकंड या फिर वाट। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट के। 1 MW बराबर होता है 10⁶ वाट। अगला है कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन कौन से राज्य अग्रणी हैं, ये हो जाएगा महाराष्ट्र, पंजाब। कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में महाराष्ट्र, पंजाब राज्य अग्रणी है। इसमें किसानों के जो है घास फूस भूसे आदि से बिजली बनाई जाती है। इस बायोमास मिशन से में जहां पंजाब और महाराष्ट्र का उच्च स्थान है, वहीं अन्य राज्य भी इसमें योगदान दे रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि। इस प्रकार से प्राप्त ऊर्जा को हम नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 135 है। वैज्ञानिक अनुमान से इस ग्रह पर कितने वृक्ष हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन बी 3 ट्रिलियन। 3 जो है ट्रिलियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिकों के अनुमान से लगभग 3 जो है ट्रिलियन वृक्ष पृथ्वी ग्रह पर पाए जाते हैं। यह सर्वेक्षण रिपोर्ट येल विश्वविद्यालय से क्राउथर और उनके सहयोगियों द्वारा बनाई गई है। हर व्यक्ति पर 420 पेड़ पड़ते हैं। ये पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। ग्लोबल वार्मिंग कम करते हैं और CO2 अवशोषित करते हैं और O2 यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं तथा जैव विविधता को बनाए रखते हैं। अगला है, कितने प्रतिशत में ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि से खाना बनाया जाता है, ये हो जाएगा 85%। 85% ग्रामीण परिवार रसोई में परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि से खाना बनाते हैं। बायोमास आधारित ईंधन मुख्य रूप 3 सूत्रों कृषि अवशेष, वानिकी अवशेष और फसलों बूडी बायोमास 87% का जो उपयोग किया। विकासशील या गरीब देशों में लोग ईंधन के लिए इस बायोमास ईंधन का उपयोग अधिक करते हैं। यह पारंपरिक ईंधन स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 137। केवल कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की जो है रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1%। 1% ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है। दोस्तों ये पहले का क्वेश्चन था, 2015 जो करंट का क्वेश्चन था, ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यह रिपोर्ट NSSO नेशन सैंपल सर्व ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रकाशित की गई है सर्वे, ठीक है। परंतु वर्तमान समय LPG और अन्य स्वच्छ ईंधन के प्रसार के कारण यह प्रतिशत और भी कम हो गया। अगला है जाबो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाबो ग्रामीण खेती करने का जो तरीका कहाँ विद्यमान है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाबो जो ग्रामीण खेती करने का तरीका है ये विद्यमान है नागालैंड में।
जाबो ग्रामीण खेती है, इसमें चावल की खेती की जाती है। नागालैंड की चाखेसांग और जेली अरुंग जनजाति में यह महत्वपूर्ण स्वदेशी कृषि प्रणाली प्रचलित है। किसान चैनल का जो है प्रधानमंत्री, किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया? ये हो जाएगा 26 मई 2015। करंट का क्वेश्चन था। डीडी किसान चैनल को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 26 मई 2015 को लॉन्च किया। इस चैनल को लॉन्च करने का उद्देश्य खेती में उत्पादकता बढ़ाना और यह 2 टन प्रति हेक्टेयर से 3 टन प्रति हेक्टेयर हो सके। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से 2 जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, मोल्ड बोर्ड, हल और मृदा खुदाल, सब साइलर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जुताई के प्राथमिक उपकरण मोल्ड बोर्ड, हल और मृदा खुदाल, सब साइलर है। मिट्टी खुलने और ढीला करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण हल के रूप में जाना जाता है। सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? ये हो जाएगा ड्रिप प्रणाली। सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययी ड्रिप सिंचाई प्रणाली है। इस विधि के प्रयोग से खाद और पानी की बचत होती है। इससे पानी सीधे जड़ों तक पहुंचते हैं। इससे उर्वरक और पोषक तत्व की कम आवश्यकता होती है। मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? यह हो जाएगा बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी का जो कटाव सर्वाधिक होता है क्योंकि बलुई मिट्टी को पौधों की जड़ें भी बांध नहीं पाती और वायु के कारण उड़ जाती है। वर्षा में यह मिट्टी बह जाती है। भारत में कुल सिंचित क्षेत्र है, तो यहाँ पे कुल सिंचित क्षेत्र बताना है। ये हो जाएगा 55%। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत जो है कुल सिंचित क्षेत्र ये 55% है। भारत में कुआं व नलकूप से सिंचाई 55.9% है। भारत में नहर से सिंचाई 31.4% है। भारत में तालाब से सिंचाई 6.1% है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। और अगला है अन्य स्रोत से सिंचाई की बात करें तो 6.6% है। भारत में 37% कुल सिंचित क्षेत्र बड़ी परियोजनाओं से होता है। भारत में 63% कुल सिंचित क्षेत्र छोटी परियोजनाओं से होता है। अगली नेक्स्ट है क्वेश्चन है, इस प्रदेश में प्रचलित धरातल की जो माप में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं ये बताना है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा 20 विश्वासी 10 विश्वा, ये सही नहीं है। जबकि 20 कचवासी 1 विश्वासी ये होता है। 20 विश्वासी 1 विश्वा यानी 1361 वर्ग फीट, जबकि 20 कचवासी 1 विश्वासी होता है और 20 विश्वा 1 बीघा के होता है। 1 बीघा बराबर होता है 55 × 55 वर्ग गज। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? ये कहा जाता है फसल रोपण अनुक्रम कहते हैं। वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को फसल रोपण अनुक्रम कहते हैं। जो फसल मानसून के वक्त आए खरीफ फसल कहते हैं, जैसे चावल हो गया, बाजरा हो गया, कपास हो गया, मूंगफली हो गया आदि। जो फसल मानसून के बाद आए उसे रबी फसल कहते हैं, जैसे गेहूं हो गया, ज्वार हो गया आदि। प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का जो है कूड़ा और खरपतवार निकलता है? यह हो जाएगा 350 मिलियन टन। प्रश्नकाल के समय 350 मिलियन टन कृषि का जो है कूड़ा और खरपतवार प्रतिवर्ष भारत में निकलता था, जबकि प्रतिवर्ष लगभग 500 से लेकर 683 मिलियन टन कृषि अपशिष्ट उत्पन्न होता। ये फसल उत्पादन में 25 से 37% तक की हानि का कारण बनते हैं।
भारत में ग्राम पंचायत की कुल संख्या है, तो ये क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हो तो ग्राम पंचायत की जो जनसंख्या मतलब कुल संख्या है ये है, उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ पे कोई सही नहीं है। भारत में कुल ग्राम पंचायतों की जो संख्या है ये है 2,68,000, 2,68,000 है। ग्राम पंचायतें स्थानीय स्वशासन संगठन के अंतर्गत पंचायती राज में आते हैं। भारत में कुल वन क्षेत्र है, भारत में अगर कुल वन क्षेत्र की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत जो है वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार अगर बात करें तो भारत का जो कुल वन एवं वृक्षारोपण है ये है 8,27,357, 8,27,357 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य है यह है वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई है। कुल खेती का अर्थ है वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र और वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई है। भारत का जो कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल लगभग 159.7 मिलियन हेक्टेयर है, जो कुल भू क्षेत्रफल का करीब 51% हिस्सा बनता है। यह आंकड़ा FAO एवं सर्वे ऑफ इंडिया पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? रूट क्रॉप की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा ईख। इसमें ईख यानी गन्ना क्रॉप रूट फसल नहीं है। क्रॉप रूट जड़ युक्त ऐसे पेड़ पौधे जिनका जो तना व जड़ों को खाने में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आलू हो गया, चुकंदर हो गया, शकरकंद आदि। गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा 12% होता है। 12% ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गेहूं में औसतन 10 से लेकर 14% प्रोटीन पाया जाता है। कठोर लाल वसंत गेहूं जैसी किस्मों में यह 12 से लेकर 18% तक हो सकता है, जबकि सामान्य गेहूं में यह लगभग 11 से लेकर 13% होता है। गेहूं ट्रिटिकम जाति में आता है। परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं? ये कहा जाता है उपयुक्त सभी कहते हैं। ट्रांसपोर्टेड मृदा भी कहते हैं, ड्रिफ्ट मृदा भी कहते हैं, अलयूवियल मृदा भी कहते हैं। परिक्षेत्रीय मृदा उसे कहते हैं जहां पर वहां के वातावरण के अनुसार प्रभाव पड़ता हो, अर्थात क्षेत्रीय मानसून या क्षेत्रीय जलवायु का प्रभाव पड़ता है, उसे क्षेत्रीय मृदा या परिक्षेत्रीय मृदा कहते हैं। ट्रांसपोर्टेड, ड्रिफ्ट, अलयूवियल आदि क्षेत्रीय मृदा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है NPK के किस अनुपातिक प्रयोग की संस्तुति की गई है? ये हो जाएगा 4:2:2। नाइट्रोजन N, फास्फोरस P तथा पोटेशियम के फसलों की उर्वरता बढ़ाने के लिए दिया जाता है। अगला है पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्त लिखा हुआ किस्म होना चाहिए यहाँ पे, ये हो जाएगा बी, टमाटर के। पूसा रूबी टमाटर की उन्नत किस्म है जिसे भारतीय कृषि संस्थान दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है। यह जल्दी पकने वाला टमाटर की प्रजाति है। टमाटर की अन्य प्रजाति पूसा अर्ली, ट्राफ, पूसा लाल, पूसा रूबी, प्लम है। अगला है एक थ्रेसर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि, जब थ्रेसर की गति अधिक होती है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। थ्रेसर द्वारा अनाजों का जो सर्वाधिक नुकसान तब होता है जब थ्रेसर की गति अधिक होती है।
इस दौरान अनाज के हल्के दाने थ्रेशर के भीतर उच्च वायुदाब के कारण गति करने लगते हैं और थ्रेशर में लगे लोहे की प्लेट से कट जाते हैं और फिर भूसे के साथ बाहर उड़ जाते हैं। दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन है, ये हो जाएगा राइट आंसर बी, मोनोक्रोटोफस। दीमक लकड़ी, कागज और अन्य वस्तुओं में लगकर वस्तुओं को नष्ट कर देती है। दीमक से वस्तुओं को नष्ट होने से बचाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन मोनोक्रोटोफस है। इनमें से कौन ग्रामीण विकास का वर्तमान कैबिनेट मंत्री है? यह हो जाएगा चौधरी बीरेंद्र सिंह। चौधरी बीरेंद्र सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान चौधरी बीरेंद्र सिंह भारत में ग्रामीण विकास मंत्री कैबिनेट थे, जबकि वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जबकि कृषि राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान है। इनको याद कर लेना। अगला है फसल कटाई परीक्षण, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किस लिए किए जाते हैं? ये किया जाता है उपज का अनुमान लगाने के लिए। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये होता है प्रतापगढ़ में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ नामक जिले में होता है। आंवले में विटामिन सी पाया जाता है। खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? तो खसरा और जो खतौनी तैयार करता है ये पटवारी तैयार करता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। खसरा और खतौनी पटवारी तैयार करता है। खसरा और खतौनी जमीन, खेतों या कृषि भूमि का जो है वैधानिक दस्तावेज है, जो भूमि और फसल विवरण के लिए रखा जाता है। तो दोस्तों हम लोगों ने 160 क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आपको पता होगा। आपके लिए जो है मैं तरह तरह के बुकों का सोल्यूशन कराता हूँ, तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अपने 4 दोस्तों को जरूर शेयर करना, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।